नमस्कार। भारतीय संविधान ये नाम सुनते ही कई लोगों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसे समझने का एक बहुत ही स्मार्ट, एक बहुत ही लॉजिकल तरीका है। तो चलिए आज मिलकर भारतीय संविधान के इस मुश्किल से दिखने वाले पहाड़ पर हौसले से चढ़ाई करते हैं, एक नए और स्मार्ट अंदाज में। तो ये देखिए, 395 से भी ज्यादा आर्टिकल्स। जी हाँ, अब इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट देख के किसी भी स्टूडेंट को थोड़ी घबराहट तो होगी। ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है। हमारा मकसद इन्हें रटना है ही नहीं। हमारा मिशन है इसके लॉजिकल फ्रेमवर्क को समझना। एक बार वो ढांचा समझ आ गया तो जो सबसे जरूरी आर्टिकल्स हैं, जो एग्जाम में बार बार आते हैं, वो अपने आप याद हो जाएंगे। असल में ये आर्टिकल सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, बल्कि ये हमारे देश को चलाने का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है, एक लॉजिकल प्लान। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को पढ़ना शुरू करते हैं। तो ब्लूप्रिंट का जो पहला पन्ना है, आर्टिकल 1, वो हमारे देश की नींव रखता है। ये कहता है इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारा देश एक बहुत बड़ा घर है और इस घर में जो अलग अलग कमरे हैं वो हमारे राज्य हैं। तो अगर देश एक घर है तो सबसे पहले दो चीजें तय करनी होंगी। पहली कि इस घर की दीवारें कहाँ तक हैं, मतलब इसका एरिया कितना है। और दूसरी कि इस घर में कौन कौन रहेगा, मतलब इसके सदस्य कौन होंगे। और देखिए, किसी भी घर में कभी कभी थोड़े बदलाव की, मतलब रेनोवेशन की जरूरत तो पड़ती ही है। तो आर्टिकल 3 को आप इस घर का रेनोवेशन क्लॉज कह सकते हैं। अगर कोई नया कमरा बनाना है, यानी नया राज्य बनाना है, या किसी कमरे की दीवारें बदलनी है, या फिर उसका नाम बदलना है, ये सारा काम आर्टिकल 3 के तहत ही होता है। लेकिन इस रेनोवेशन में एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप छिपा है। एग्जाम में अक्सर यह सवाल आता है कि क्या किसी राज्य की सीमा बदलने से पहले उस राज्य की सहमति जरूरी है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। संसद उस राज्य से राय जरूर मांगती है, पर उसे मानने के लिए मजबूर नहीं है। मतलब आखिरी फैसला तो घर के मुखिया यानी संसद का ही होगा। अच्छा, घर की बाउंड्री तो तय हो गई। अब सवाल यह कि इस घर में रहेगा कौन। यहीं पर एंट्री होती है पार्ट 2 की, यानी नागरिकता से जुड़े आर्टिकल्स 5 से 11 की। ये आर्टिकल्स ही तय करते हैं कि इस घर का यानी भारत का कानूनी सदस्य कौन है और कौन नहीं। और जैसा कि हम जानते हैं, सीएए जैसे कानूनों की वजह से ये टॉपिक आजकल बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। चलिए, अब घर भी तय हो गया और उसमें रहने वाले सदस्य भी। तो अब समय है इन सदस्यों को कुछ खास शक्तियां देने का, और ये हैं हमारे मौलिक अधिकार, यानी हम सब नागरिकों की सुपर पावर्स। ये रही हमारी सुपर पावर की किट जो हमें संविधान के पार्ट 3 में मिलती है। इसमें आर्टिकल 14 यानी कानून के सामने बराबरी है, आर्टिकल 16 यानी सरकारी नौकरियों में बराबर मौका है, और हाँ, आर्टिकल 17 जो छुआछूत को जड़ से खत्म करता है, और सबसे जरूरी आर्टिकल 21 जीने का अधिकार, जिसके अंदर अब प्राइवेसी का अधिकार भी शामिल है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई इन सुपर पावर्स को हमसे छीनने की कोशिश करे तब क्या होगा। यहीं पर होती है संविधान के सबसे शक्तिशाली आर्टिकल की ग्रैंड एंट्री। जैसा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, ये आर्टिकल संविधान की आत्मा और उसका दिल है। और ये है आर्टिकल 32। इसे आप संविधान का वारंटी कार्ड भी कह सकते हैं। मतलब अगर किसी नागरिक की कोई भी सुपर पावर यानी मौलिक अधिकार काम नहीं कर रहा, तो ये आर्टिकल उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का हक देता है। सच कहूं तो इसके बिना बाकी सारे अधिकार बस कागज पर ही रह जाते। ठीक है, तो नागरिकों को सुपर पावर्स तो मिल गईं, लेकिन अब सरकार का क्या? सरकार को भी तो कुछ काम करने हैं। तो यहीं पर आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व और हमारे मौलिक कर्तव्य। संविधान का पार्ट 4, जिसे हम डीएसपी भी कहते हैं, ये असल में सरकार के लिए एक टू डू लिस्ट है। संविधान बनाने वालों ने सरकार को एक लिस्ट दे दी कि देखो, जब भी देश के पास पैसा और रिसोर्स हों तो ये सारे काम जरूर पूरे करना। जैसे गांव में पंचायत बनाना, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना, जो आजकल का एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है। अब सरकार की टू डू लिस्ट तो बन गई, लेकिन हम नागरिकों की भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं, है ना। आर्टिकल 51A में जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं वो नागरिकता के टर्म्स एंड कंडीशंस की तरह हैं। जैसे हम कोई भी ऐप यूज करने से पहले आई एग्री पर क्लिक करते हैं ना, बस वैसे ही ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम तिरंगे का सम्मान करें और देश में भाईचारा बनाए रखें। चलिए, अब इस ब्लूप्रिंट के उस हिस्से पर चलते हैं जो ये बताता है कि देश की गाड़ी असल में चलेगी कैसे।
मतलब राष्ट्रपति, संसद और हमारी अदालतें, ये सब कैसे काम करेंगे? संसद और उसके दोनों सदनों के आर्टिकल्स याद करने में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, पर मेरे पास इसके लिए एक बहुत ही मजेदार और आसान ट्रिक है। आपको बस एक नाम याद रखना है, सरला। देखिए, ये कितना सिंपल है। स से संसद, आर्टिकल 79, र से राज्यसभा, आर्टिकल 80 और ल से लोकसभा, आर्टिकल 81। 79, 80, 81 एकदम लाइन से। बस सरला नाम याद रखिए और संसद का पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। एक और कॉमन एग्जाम ट्रैप है आर्टिकल 108, यानी जॉइंट सेशन से जुड़ा हुआ। देखिए, जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल पर बात नहीं बनती, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बुलाते हैं। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मीटिंग की अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं, बल्कि लोकसभा के स्पीकर करते हैं। बुलाते राष्ट्रपति हैं, हेड करते हैं स्पीकर। अब जरा राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों पर एक नजर डालते हैं। राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश लाने की पावर है आर्टिकल 123 में। अब इन्हीं नंबरों को थोड़ा सा घुमा दीजिए, 2 को आगे ले आइए तो ये बन गया 213, जो कि राज्यपाल की ऑर्डिनेंस पावर है ना कमाल की ट्रिक। इसी तरह राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है आर्टिकल 72 में और राज्यपाल की 161 में। बस एक फर्क है, राज्यपाल मौत की सजा को माफ नहीं कर सकते। हमारे संविधान में मुश्किल समय के लिए 3 तरह की इमरजेंसी का भी जिक्र है। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में राज्यों में लगने वाला राष्ट्रपति शासन और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। और एक दिलचस्प बात यह है कि आर्टिकल 360 यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक भारत में कभी भी लागू नहीं की गई है। और अब हम आ गए हैं अपने ब्लूप्रिंट के सबसे आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर। एक ऐसा हिस्सा जो हमारे संविधान को एक पत्थर की लकीर नहीं बल्कि एक जिंदा दस्तावेज बनाता है। ये है आर्टिकल 368। इसे हम अपने संविधान का सॉफ्टवेयर अपडेट फीचर कह सकते हैं। जैसे हमारे फ़ोन में समय समय पर नए अपडेट्स आते हैं ताकि वो बेहतर तरीके से काम करे, ठीक वैसे ही ये आर्टिकल हमारे 1950 में बने संविधान को आज के ज़माने की ज़रूरतों के हिसाब से बदलने का तरीका बताता है। और यही वो चीज़ है जो हमारे संविधान को हमेशा रिलेवेंट बनाए रखती है। लेकिन यह सॉफ्टवेयर अपडेट एक बहुत ही गहरा सवाल भी खड़ा करता है। क्या इस अपडेट वाले फीचर का इस्तेमाल करके संविधान के ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी कि उसकी जो मूल भावना है, उसे ही डिलीट किया जा सकता है? क्या किसी किताब में लिखे नियमों का इस्तेमाल करके उसी